आपको याद होगा इसी चैनल पर कुछ दिनों पहले मैंने एक महिला की आपको कहानी सुनाई थी जो कई टुकड़ों में बंटकर 2 अलग अलग ट्रेनों में मिली थी। कातिल अनजान थे, मरने वाला भी अनजान था, लेकिन अब इस अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझेगी मैं आपके सामने इस कहानी को पूरा दोबारा से लेकर आऊँगा। तो ये वही कहानी है जिसमें कातिल अब सलाखों के पीछे है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको जुर्म की वो सच्ची दास्तान जो आपको और आपके परिवार को रखती है अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। 9 जून 2024 की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी गाड़ियों की रोजाना की तरह सफाई चल रही थी। तभी वहां खड़ी महू नागदा इंदौर पैसेंजर में सफाई कर्मी सफाई के लिए दाखिल होते हैं। एक बोगी में पहुंचते हैं तो वहां 2 अलग अलग सीटों के नीचे 2 बोरियां दिखाई देती हैं। अब इनसे दुर्गंध भी आ रही थी और इन बैग्स पर खून के धब्बे भी थे, मक्खियों का जमावड़ा भी था। इनको समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जीआरपी को इन्फॉर्म करते हैं। रेलवे पुलिस पहुंचती है। उनकी निगरानी में इन बोरों को खोला जाता है। अब वहां जो लोग मौजूद हैं बोरा खुलते ही दुर्गंध से बेहाल हो जाते हैं और इंसानी जिस्म के टुकड़े देखकर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और टुकड़े भी क्या, सर से लेकर कमर तक का शरीर, हाथ और पैर गायब होते हैं। अब पुलिस जांच पे जुटती है। ये सब के टुकड़े अपनी कस्टडी में लेती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है इसके हाथ और पैर कातिल ने कहीं आसपास फेंके हों। तो आसपास के रेलवे ट्रैक पर उसके हाथ और पांव तलाशे जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। वहां भी इन्हें कोई लाश रखता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब ये जो पुलिस है अलग अलग टीम बनाती है। इस सब के जो टुकड़े हैं, इन द सेंस की जो सब है, इसकी फोटो जगह जगह सर्कुलेट करती है ताकि कहीं से कुछ पता चल जाए। अब आसपास के जो तमाम पुलिस थाने हैं उनमें ये तलाश की जाती है, उनमें ये मालूमात की जाती है कि इस तरह की कोई हुलिये वाली महिला कहीं से गायब तो नहीं है। लेकिन तमाम कोशिशें पुलिस की नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इधर मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और उधर मध्य प्रदेश से होकर उज्जैन योगनगरी एक्सप्रेस देर शाम ऋषिकेश पहुंच जाती है। यात्रियों को उतारने के बाद इसे यार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अगले दिन यानी 10 जून 2024 को यार्ड में इसकी भी सफाई की जाती है। सफाई कर्मचारी दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक बोगी में टॉयलेट के पास में एक बोरा रखा हुआ है। अब इस बोरे के भी वैसे ही हाल। मुझे लगता है गड़बड़ है। जीआरपी और सीआरपीएफ को सूचित किया जाता है। अब पुलिस आती है, बोरों को खुलवाया जाता है। इसमें सबके टुकड़े देख यहाँ भी लोगों का बुरा हाल है। अब सबके टुकड़े भी क्या, किसी महिला के हाथ और पैर। अब कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई ये कैसे मालूम कि वो हाथ और पैर महिला के हैं। तो पुलिस को जो हाथ है उसमें चूड़ियाँ नजर आती हैं, तो इससे पता चलता है कि वो किसी महिला के सबके हाथ पैर हैं। खैर, पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में लेती है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है। और अब इस तरह से ऋषिकेश पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इधर जो इंदौर पुलिस है, जो बिना हाथ पैर का सब मिला था उसके हाथ पैर खोज ही रही थी, तो इसे ऋषिकेश की सूचना मिलती है। दोनों पुलिस संपर्क में आती है, दोनों के फोटोज का मिलान किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो एक ही महिला की लाश है। अब ये दोनों संपर्क में आ जाते हैं। जांच पड़ताल और गहनता से शुरू की जाती है। अब पुलिस सोचती है कि चलो कातिल का पता लगाया जाए। लेकिन सबसे पहले पुलिस के सामने 2 सवाल खड़े थे कि भाई कातिल का पता लगाया भी तो कैसे जाए, पहले कम से कम जो मरने वाला उसका तो पता चले। तो अब पुलिस जो है मरने वाले का पता लगाने निकल पड़ती है। कई टीमें बनाई जाती हैं, लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सुराग कोई हाथ लग नहीं रहा था। ले दे के सुराग के नाम पर पुलिस के पास उस महिला के हाथ पे लिखे 2 अल्फाज, जिसमें लिखा हुआ था मीराबेन और गोपाल भाई। अब इन 2 अल्फाज के सहारे
किसी कातिल तक पहुंचना या मृतक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस जुटी रही, लगी रही। अब ये जो टैटू है, ये तो अल्फाज जो लिखे हुए हैं, इन्हें देखकर पुलिस को लगता है, क्योंकि अमूमन कोई महिला या कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड का या फिर अपने पति का नाम अपने नाम के साथ में हाथ पर या कहीं जिस्म के किसी हिस्से पर गुदवा लेती है, तो खैर ठीक है, अब पति की तलाश की जाए। लेकिन पुलिस को ये मालूम चलता है कि मध्य प्रदेश और जो गुजरात है, इसकी बॉर्डर पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं या लड़कियाँ अपने भाई का नाम अपने हाथ पर अपने नाम के साथ गुदवाती हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज कि भला इतने सारे इलाके हैं और कैसे सर्च किया जाए। लेकिन फिर भी पुलिस निकल पड़ती है, पुलिस तो पुलिस है। जांच पड़ताल की जाती है, मालूमात की जाती है। तो मालूम करते करते ये उज्जैन जिले के मऊ गांव पहुंचते हैं। तो यहाँ मालूम चलता है कि इस तरह की एक महिला 6 जून 2024 को गायब हुई है। उस घर तक पहुंचते हैं तो पता चलता है, उसके पति मिलता है, उससे बात होती है। वो ये कहता है कि हाँ साहब, 6 जून 2024 को मेरी पत्नी मुझसे झगड़ कर चली गई थी। अब पुलिस को पति पर शक कि सही सलामत घर से निकली और इतनी जल्दी इतने हिस्सों में बट कैसे गई। तो पुलिस सोचती है चलो अब पति से पूछताछ की जाए। पति से पूछताछ की जाती है तो उसने शिकायत भी दर्ज कराई थी, उसकी बात सही पाई जाती है। इसके बाद ये भी मालूमात की जाती है ये कहीं गया तो नहीं, तो ये भी मालूम चलता है कि ये यहाँ से कहीं गया भी नहीं। अब पुलिस का संदेह इस पे से खत्म हो जाता है। लेकिन पुलिस को पूछताछ के वक्त इससे एक बात मालूम चलती है। वो बात ये थी कि इसकी पत्नी जाते वक्त इससे ये कह के गई थी कि मैं उज्जैन जा रही हूँ। अब पुलिस की जो पूरी जांच है वो उज्जैन के इर्द गिर्द घूम जाती है, क्योंकि इसने भी उज्जैन कहा। और जो दोनों ट्रेनें हैं, उज्जैन ऋषिकेश एक्सप्रेस और महू नागदा इंदौर पैसेंजर, इन दोनों का जो कनेक्शन बन रहा था, जो इनके रूट की स्कैनिंग की गई तो उसका जो कनेक्शन बन रहा था कि दोनों ट्रेनें कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो वो सिर्फ बन रहा था उज्जैन। अब पुलिस की जो जांच है वो उज्जैन के दायरे में सिमट जाती है, क्योंकि इसने कहा कि पत्नी उज्जैन का कहकर गई थी। और दोनों ट्रेनों की जब पुलिस ने रूट स्कैनिंग की थी तो मालूम चला कि जो उज्जैन है वही ऐसा स्थान है जहाँ से दोनों ट्रेनें होकर गुजरती हैं। तो अब कुल मिलाकर पुलिस की जो जांच थी वो उज्जैन पर आकर टिक जाती है, जांच करती है। अब उज्जैन स्टेशन के सीसीटीवी कैमरेस खंगाले जाते हैं। तो किस्मत से ये जो महिला है 7 जून 2024 को स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई देती है और इसके साथ एक शख्स संदिग्ध पुलिस को दिखाई पड़ता है। अब पुलिस इसकी तलाश शुरू करती है, अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव करती है, मुखबिरों को काम पर लगाती है। कुछ ही समय में ये बात सामने आ जाती है कि ये शख्स कौन है। दरअसल ये जो व्यक्ति था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और करीब 15 साल पहले उज्जैन आया। यहाँ पर एक स्टेशन के पास में एक रिहायशी इलाका है, उसमें ये रहा करता है और स्टेशन के जो कैटरिंग ठेकेदार हैं उनके साथ मिलकर काम किया करता है। अब पुलिस इसको उठा लेती है। पुलिस जब उठा लेती है तो इससे पूछताछ करती है, लेकिन पट्टा कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं, पुलिस करे भी तो क्या करे, हाथ पे हाथ रखकर बैठ तो सकती नहीं थी। पुलिस सोचती है चलो इसके घर की तलाशी ली जाए, शायद कुछ मिल जाए। इसके घर की तलाशी ली जाती है, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। पुलिस फिर निराश। अब वहाँ से पुलिस की टीम जब निकल रही थी तो बाहर इनको एक महिला बैठी दिखती है। पता लगाते हैं तो वो महिला जो थी इसकी पत्नी होती है। अब पुलिस को लगता है कि घर में यदि कोई आया है और उसका कत्ल हुआ है तो घर वालों ने तो देखा होगा। पूछताछ की सोचती है, लेकिन पता चलता है कि वो मूक और बधिर है। मूक बधिर यानी ना तो वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। तो अब जो है पुलिस निकलने को तैयार। तब एक अफसर को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं इनसे बात करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि अब साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की तलाश की जाती है। तो किसी एनजीओ के एक शख्स सामने आते हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। अब पुलिस पहुंच जाती है। अब महिला से पूछताछ की जा रही है, लेकिन गजब की बात देखिए कि यहाँ पर पूछताछ करने वाली पुलिस नहीं होती है, पूछताछ कोई और कर रहा है। हालांकि सवाल पुलिस के होते हैं। इस तरह पूछताछ की जा रही, महिला बता रही है और जो बात निकल के सामने आती है वो हैरान करने वाली थी।
महिला बताती है कि हाँ, ये महिला जो है इसके साथ 7 तारीख को आई थी और मैंने खाना भी बनाया, खाना उसे खिलाया। इसके बाद में चली गई और अगले दिन जब मैं लौट के आई तो ये उस महिला को धारदार हथियार से काट रहा था। मैं देखकर बदहवास हो गई, डर गई, घबरा गई। मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ। और ये उन्हें बोरी में भरकर ले जाता है। अब इतना सुनते ही पुलिस इसका जो पति होता है कमलेश पटेल, उसे दबोच लेती है। अब पुलिस इससे तसल्ली से पूछताछ करती है। अब तसल्ली से पूछताछ का मतलब तो आप समझते ही हैं। जब तसल्ली से पुलिस पूछताछ करती है तो ये पूरा घटनाक्रम है, यानी सीक्वेंस है इस वारदात का, वो पता चलता है, जो इतना हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है कि अभी भी यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल पुलिस को ये बताता है कि 7 जून की बात है, ये महिला मुझे ट्रेन में अकेली दिखती है। मैं इसे ताड़ लेता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, और बस फिर क्या था, मैं इस पर सहानुभूति का जाल फेंकता हूँ और ये मेरे जाल में फंस जाती है और किसी तरह से मैं मना पटाखे से घर ले जाता हूँ। क्योंकि मथुरा जाना चाहती थी तो मैंने इससे कहा कि मथुरा के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो चलो तुम मेरे घर चलो, क्योंकि अब इसकी उम्र भी 55 साल थी और उसकी 37 वर्ष थी और वो ग्रामीण परिवेश से आती थी, तो किसी तरह का कोई संदेह उसने किया नहीं और इसके साथ चली जाती है। अब ये घर पहुंचते हैं, पत्नी खाना बनाती है, लेकिन ये क्या करता है कि उसी वक्त उस खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। अब पत्नी अपने काम से निकल जाती है। अब ये बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार की कोशिश करता है। वो जाग जाती है, इसका विरोध करती है, चिल्लाने लगती है, ये घबरा जाता है। तो पास ही में रखा एक बेल्ट होता है, तेजी से इसके सर में मारता है, ये बेहोश हो जाती है। इसके बाद रस्सी से इसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद अब इसके सामने चैलेंज था कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो ये कहीं से कोई धारदार हथियार लेके आता है और उससे ये काट रहा था, उसके टुकड़े कर रहा था। तभी पत्नी आ जाती है। तो ये कहता है कि पत्नी आ गई, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गूंगी और बहरी, किसी को कुछ पता तो सकती नहीं, इसलिए मुझे उसका कोई डर था नहीं। अब ये 3 बोरियों में लाश के टुकड़ों को भरता है और निकल पड़ता है। क्योंकि उज्जैन जो स्टेशन है वहाँ कैटरिंग का ही काम किया करता है, तो चप्पे चप्पे से ये वाकिफ होता है। तो ये किसी तरह से जो रेलवे का यार्ड है वहाँ पहुँच जाता है। अब वहाँ पर महू नागदा इंदौर पैसेंजर खड़ी हुई थी, जो इसमें सीट के नीचे बोरियों को रखना शुरू करता है। 2 बोरियां रखता है, तीसरी बोरी लेने गया था। तब तक ट्रेन आगे बढ़ जाती है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है तो ये क्या ही करे। अब ये इंतज़ार करता है, करीब बताया जाता है 4 घंटे का इंतज़ार करता है। इसके बाद योगनगरी जो एक्सप्रेस है वो दिखाई देती है और ये तीसरी बोरी है इसमें डाल देता है और इस तरह से लाश को ठिकाने लगा के अपने घर निकल जाता है। तो एक बात तो साफ है कि कातिल ने जानबूझकर 2 अलग अलग ट्रेनों में पुलिस को गुमराह करने के लिए लाशों को नहीं रखा था, बल्कि वो तो एक ही ट्रेन में रखना चाहता था, लेकिन इत्तेफाकन ये 2 ट्रेनों में चली गई और 2 प्रदेश का ये मामला बन गया। अब कातिल की निशानदेही पर पुलिस इसके घर पहुंचती है। वहाँ पर महिला की जो मोबाइल की बैटरी है, चप्पल है, घड़ी है और इसके साथ ही जो नींद की गोलियां दी थी उसका खाली पत्ता इत्यादि बरामद करती है। अब पुलिस तगड़ी चार्जशीट बनाने की तैयारी में है ताकि इस तरह के हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो देखा आपने किस तरह से कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। सोचकर भी दिल दहल होता है। द क्राइम फोकस इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाले पुलिस अफसर व उन तमाम लोगों की सराहना करती है जिन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, कमेंट्स कर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।